हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग कैसे मैश एनालिसिस को यूज़ करके अपना सारा कुछ काम करते हैं। और ये वाला वीडियो जैसे कि टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और नोडल एनालिसिस पे रहेगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें केवल दो चीज़ हम लोग को करना है। पहला चीज़ है, अगर हम लोग को करंट सोर्स दिया हुआ है, हालांकि हम सबको पता ही रहेगा, बट अगर जिसको नहीं भी पता उसको हम बता दें कि करंट सोर्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ 5 एम्पियर हम लोग एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया रहेगा। और यहाँ से कुछ ऐसे सर्किट रहेगा और ये हम लोग को हो गया करंट सोर्स, ठीक है। और जो वोल्टेज सोर्स हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ लगा रहेगा। तो हम लोग को बेसिकली करना ये रहेगा कि कभी कभी हम लोग को करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना रहेगा, कभी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करना रहेगा। हम बस बताना ये चाहते हैं कि जब भी करंट सोर्स रहेगा तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो अगर वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो फिर वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। और अगर हम लोग को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस होना चाहिए, वरना फिर वो करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को कन्वर्जन का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, मतलब अभी तक तो काम ठीक चल रहा था, अब कन्वर्जन का ज़रूरत करके क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। तो हम लोग देखे थे कि जैसा मैश एनालिसिस हम लोग का था तो उसमें हम लोग को केवल वोल्टेज सोर्स दे रखा था। अगर बाई चांस हम लोग को करंट सोर्स दे दिया, अगर करंट सोर्स दे दिया तो फिर हम लोग उसमें और बोल दिया कि मैश एनालिसिस ही यूज़ करना है, तो फिर हम लोग उसमें मैश एनालिसिस यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को उस टाइप वाले क्वेश्चन में करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने सीखना होगा। अगर हम लोग को ये वाला चीज़ पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग मैश एनालिसिस का यूज़ उसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग का नोडल एनालिसिस होता है उसमें हम लोग का सर्किट में जितना भी कुछ होता है उसमें सारा में हम लोग करंट सोर्स ही एज्यूम, मतलब करंट सोर्स ही होना चाहिए नोडल एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि मैश एनालिसिस करने के लिए हम लोग को था कि सारा कुछ वोल्टेज सोर्स में होना चाहिए, वैसे ही है कि अगर हम लोग को नोडल एनालिसिस यूज़ करके कुछ भी सर्किट सॉल्व करना है, कुछ भी निकालना है, तो उसमें हम लोग को सारा कुछ अपना करंट सोर्स में रहना चाहिए, वरना फिर वो हो ही नहीं पाएगा, निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते कैसे हैं, और फिर हम लोग नोडल एनालिसिस देखेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि हम बताएं, अगर करंट को वोल्टेज में बदलना है तो हम लोग को एक पैरेलल में रेजिस्टेंस चाहिए, और अगर वोल्टेज को करंट सोर्स में बदलना है तो हम लोग को सीरीज़ में रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग इसको करते कैसे हैं, अगर हम एक एग्जांपल दे के समझाएं तो अगर हम लोग को यहाँ पे एक करंट सोर्स दे रखा है जो कि 5 एम्पियर का है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है जो कि अगेन 5 ओम का है, और यहाँ पे कोई सर्किट है, और हम लोग को इसको वोल्टेज सोर्स में बदलना है। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले तो बैटरी लगा देंगे, और ये एरो दिखा रहा है कि करंट किधर से किधर जा रहा है। अब कुछ बच्चों लोग को शायद नहीं पता होगा, बट कुछ को पता भी होगा कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि हाई से घूम के लो की तरफ आता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो जो करंट होगा वो इधर से इधर जा रहा होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा बैटरी चुने ही है, तो नीचे जो छोटा टर्मिनल है उसको नीचे रखे हैं, क्योंकि हम लोग को करंट को नीचे से ऊपर ले जाना है। और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। तो अपना ओम्स लॉ तो सबको पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और यहाँ पे 5 है तो ये 25 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 25 वोल्ट हो गया, और कितना आसानी से ये कन्वर्ट हो गया। हम लोग का जो करंट सोर्स था वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो हम लोग को करना है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम 5 वोल्ट मान लेते हैं, इसको हम 5 ओम मान लेते हैं, ठीक। ये मेरा सर्किट है, हमको इसको करंट सोर्स में बदलना है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस होना चाहिए, वरना हम लोग इसको करंट सोर्स में बदल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको करंट सोर्स में बदल देते हैं। यहाँ एक करंट सोर्स रहेगा, और क्योंकि ये छोटा वाला नीचे है, बड़ा वाला ऊपर है, इसलिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो हम लोग एरो ऊपर दिखा दिए हैं। अभी हम लोग को पता नहीं कि करंट कितना फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस हम लोग को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि ये करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को करंट निकालना है तो अगेन हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। I इज़ इक्वल टू V/R होता है, तो ये 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो ये 1 एम्पियर का करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस तो हम लोग का चेंज नहीं हो सकता, तो ये 5 ओम ही रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला सीखना, ये चीज़ सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग मैश एनालिसिस लगाते हैं तो हम लोग को उसमें सब कुछ वोल्टेज सोर्स में चाहिए रहता है, और जब भी हम लोग नोडल एनालिसिस जो अभी हम लोग देखेंगे उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो सब कुछ हम लोग को करंट सोर्स में चाहिए रहता है। ठीक है, तो यही था सोर्स ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको भी हम लोग उसी ट्रिक की हेल्प से समझेंगे जो ट्रिक की हेल्प से हम लोग मैश एनालिसिस को समझे थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नोडल एनालिसिस। एक सिंपल सा हम लोग सर्किट ले लेते हैं। यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है। जैसा कि हम बताएं कि अगर हम लोग को नोडल एनालिसिस करना है तो हम लोग को सारा कुछ करंट सोर्स में चाहिए रहेगा, वरना फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब हम लोग उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी हम एक करंट सोर्स ले लेते हैं और इसका डायरेक्शन हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, एक और ऊपर सर्किट ले लेते हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 एम्पियर। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम सर्किट थोड़ा और अच्छा से बना सकते हैं ताकि हम लोग को नोड बहुत अच्छा से समझ में आए। इसमें क्या है ना, नोड अच्छा से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा रहेगा और एकदम ही अच्छा से नोड समझ में आना चाहिए, वैसा हम सर्किट लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा हम एक सर्किट ले लिए जो कि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ भी एक करंट सोर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 5 एम्पियर का करंट सोर्स होगा जो ऊपर की ओर जा रहा होगा। यहाँ जो करंट सोर्स होगा वो 10 एम्पियर का होगा जो सर्किट से बाहर निकल रहा होगा। अब हम इसको कुछ भी रैंडमली वैल्यू दे देते हैं, 1 2 3 4 5। जो हम लोग का नोडल एनालिसिस होता है उसमें हम लोग को सबसे पहले करना ये होता है कि हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि सर्किट में कितने नोड्स हैं। नोड्स वो जगह होती है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड होती है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है और हम लोग को एक ऑब्वियसली बेस नोड चुनना होता है जो कि हम लोग अर्थ कर देते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम लोग को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला जो नोड है हम लोग का, ये एक नोड है क्योंकि यहाँ से 3 चीज़ें कनेक्टेड है। ये भी हम लोग का एक नोड रहेगा क्योंकि यहाँ से भी 3 चीज़ें कनेक्टेड, और ये भी एक नोड है क्योंकि ये 1 2 और यहाँ पे तीसरा कनेक्टेड है। ये जो हम लोग का होगा ये बेस नोड होगा, इसको हम लोग अर्थ कर देंगे। ठीक है, पोटेंशियल 0 होगा, मतलब इसको रेफरेंस नोड भी बोलते हैं। इसको हम लोग V1 पोटेंशियल पे मान लेते हैं, इसको V2 पोटेंशियल पे और इसको V3 पोटेंशियल पे। तो हम लोग को जो नोडल एनालिसिस का जो ट्रिक होता है उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, बिल्कुल मैश एनालिसिस की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ही आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम V1 की बात करें तो V1 लिख दो, पता तो है नहीं अभी, और V1 से कितने रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे हम लोग मैश एनालिसिस में करते थे कि उस लूप में कितने रेजिस्टेंस है उसका हम लोग सीरीज लिखते थे, यहाँ पर हम लोग बस उसका इन्वर्स लेके लिख देंगे। जैसे ये 1 है, यहाँ पे ये V1 1 से कनेक्टेड, यहाँ पे 1 जो ओम है ये V1 से कनेक्टेड है, तो हम ये 1/1 करेंगे, प्लस ये 2 ओम भी कनेक्टेड है, 1/2 करेंगे, 3 ओम भी कनेक्टेड है, 1/3 करेंगे। ठीक है, अब ये जो मेरा V2 है इसको जब हम लिखना जाएंगे तो इसको हम माइनस लेके लिखेंगे। आपको याद होगा कि हम मैश एनालिसिस में बिल्कुल ऐसा ही किए थे, और जो V1 और V2 के बीच जो ये रेजिस्टेंस है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको माइनस में लिख रहे हैं। ये भी एक कारण है, जैसा हम लोग मैश एनालिसिस में किए थे, बहुत ईजी है भाई। फिर माइनस V3 करेंगे और जो V1 और V3 के बीच कॉमन रेजिस्टेंस होगा उसको लिख देंगे। और जितना भी मेरा करंट, अगर एक बात और यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है वो होता है कि अगर करंट अंदर जा रहा है, मतलब सर्किट में अंदर जा रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर करंट सर्किट से बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाला है वो है कि अगर
वो बात ये है कि अगर करंट डायरेक्टली उस नोड पे नहीं जा रहा है, अगर करंट डायरेक्टली उस नोड पे नहीं जा रहा है तो हम लोग करंट को ज़ीरो मानेंगे। जैसे यहाँ पे V2, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करंट को ज़ीरो मानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग V1 के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट डायरेक्ट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। और ये मेरा हो गया फर्स्ट जो इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो हम लोग को 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर हम लोग V2 के लिए लिखना चाहें, तो इससे अगेन 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग इन्वर्स करके लिखते हैं। तो ये लिख देंगे +1/4, क्योंकि 2 कनेक्टेड है तो 1/2, 4 कनेक्टेड है तो 1/4, और 5 कनेक्टेड है तो 1/5, माइनस V1, यानी V1 और V2 के बीच जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा, माइनस V3, यानी V2 और V3 के बीच जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, तो ये 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि V2 से डायरेक्टली कोई भी करंट सोर्स ना तो अंदर जा रहा है, ना कनेक्टेड है, ना कोई करंट अंदर जा रहा है, ना बाहर जा रहा है, डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, तो हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे। और ये मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। और जो मेरा तीसरा इक्वेशन हम लिखने जाएँ, तो जो V3 है मेरा, उससे मेरा कनेक्टेड है V3 मेरा यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर है, 3 ओम है, तो हम इसको लिख देंगे 1/5 प्लस 1/3। और V1 और V3 से जो कनेक्टेड है इसको हम V1 करके लिखेंगे, ये -1/3 हो जाएगा। और V2 से अगर हम लिखना चाहें तो ये 1/5 हो जाएगा। और इसमें से क्योंकि 10 एम्पियर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम -10 एम्पियर करंट ले लेंगे। और ये मेरा थर्ड है। अभी जो 3 इक्वेशन आया है इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस मैथमेटिक्स है, हम लोग को बटा का जोड़ आना चाहिए। और हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तुरंत कैलकुलेटर में डाल के, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें डालेंगे तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। और जब जैसे ही V1 और V2 और V3 आ गया, फिर हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं कहीं किसी भी ब्रांच में। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अगर आपको नोडल एनालिसिस स्पेसिफाई किया रहेगा तो आपको जितना भी वोल्टेज सोर्स है, जैसा कि हम ऊपर बताए थे कि हम लोग कैसे सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर नोडल एनालिसिस स्पेसिफाई किया हुआ है और आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो आपको उसको करंट सोर्स में बदलना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा किताब में, या फिर ऐसा क्वेश्चन सर का नोट्स में भी दिख सकता है। तो आप उसको ट्राई करिएगा घर पे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर ये ट्रिक एक बार हम और रिवाइज कर दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो जो अगर हम एक मतलब इक्वेशन के लिए फिर से रिवाइज कर देते हैं, तो जो मेरा V1 है उसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो V1 लिखेंगे, और V1 से जितना भी हम लोग का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, उसको हम लोग कंडक्टेंस के रूप में मतलब इन्वर्स लेके लिखेंगे बेसिकली। तो ये 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ये क्या ही है भाई। 2 है तो 1/2 करेंगे, प्लस 1/3 करेंगे, और माइनस दे के V2 करेंगे, क्योंकि हम लोग मैश एनालिसिस में भी ऐसा ही करते थे। अगर आप थोड़ा डीपली सोचें ना तो ये भी KVL ही है, बस इसका नाम अलग है। और हम लोग ऐसे ट्रिक से देख रहे हैं ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिक है, मतलब कुछ क्या कोई सेंस है इस बात की, लेकिन ये पूरा KVL है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये KVL ही है, बस अलग रूप से हम लोग देख रहे हैं इसको। ये थोड़ा कन्वीनियंट, हमको तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मैश एनालिसिस लगता है। आगे जब हम लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स करेंगे तो उसमें हम लोग मोस्टली मैश एनालिसिस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको बता रहे थे, सबसे पहले हम लोग V1 लिखेंगे, अगर V1 के लिए लिखना है तो 1/1 करेंगे, प्लस 1/2 करेंगे, प्लस। तो हम बस यही बता रहे थे कि अगर हमको V1 के लिए लगाना है नोडल एनालिसिस, तो हम V1 लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ 1 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है तो ये 1/1 लिखेंगे, 2 ओम का कनेक्टेड है प्लस 1/2 करेंगे, 3 ओम का भी कनेक्टेड है तो प्लस 1/3 करेंगे, और माइनस V2 करेंगे। और यहाँ पे -1/2 करेंगे, क्योंकि V1 और V2 के बीच जो कॉमन रेजिस्टेंस है वो 2 है, माइनस V3 करेंगे, और V1 और V3 के बीच जो कॉमन रेजिस्टेंस है वो 3 है, इसलिए 1/3 करेंगे, इक्वल टू 5 करेंगे, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट इसके अंदर जा रहा है V1 के अंदर, और डायरेक्टली जाना चाहिए, वरना फिर हम लोग 0 करेंगे, जैसे हम लोग V2 में यहाँ पर 0 किए हैं। तो बस यही था नोडल एनालिसिस। अगले वीडियो में मोस्टली थेवेनिन्स करेंगे, क्योंकि थेवेनिन्स और नॉर्टन साथ में नहीं कर सकते, इसलिए पहले थेवेनिन्स कर लेंगे एक वीडियो में, फिर उसके अगले वाले वीडियो में नॉर्टन्स करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।